दुनिया में विचित्र घटनाएं होती ही रहती हैं। इथियोपिया में एक ज्वालामुखी का विस्फोट होता है 12,000 साल बाद। माना जाता है कि हिमयुग के बाद ये पहला विस्फोट है उस ज्वालामुखी का। वहां पर इथियोपिया में एक जगह है, वहां पे अफाड़ जाति के जनजाति के लोग रहते हैं। अफाड़, उनको अफाड़ कहा जाता है उस एरिया में जो भी रहते हैं, हाईली गुब्बी ज्वालामुखी के आसपास। तो वो क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव है प्राकृतिक रूप से। उस क्षेत्र में तीन टेक्टोनिक प्लेट हैं। तीन टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ा हुआ वो धरती बना है। हम चूंकि विज्ञान में पढ़ते हैं कि धरती प्लेटों से मिलकर बना है। हमारी जो धरती है, प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं, प्लेटों के टकराने से पर्वत बनते हैं, प्लेटों के खिसकने से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, महासागर बनते हैं। ठीक वैसी ही बात वहां पर हुई है उस क्षेत्र में। तीन टेक्टोनिक प्लेट हैं, न्यूबिन, सोमाली और अरेबियन। ये तीनों आपस में खिसक रहे हैं, जिसके खिसकने से वहां पर धीरे धीरे वहां की जमीन धंस रही है नीचे, और वहां एक दरार पैदा हो रहा है। उस दरार से ज्वालामुखी अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर आ रहा है। माना जाता है कि उस क्षेत्र में पहले लाल सागर हुआ करता था, और जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने लगी तो वो धरती नीचे, उसका पोजीशन डाउन चला गया। वहां का पानी खिसका, और वहां जो बहुत विशाल गड्ढा बना बहुत बड़े एरिया में, तो वहां नमक जम गया। और उस क्षेत्र में जो अफार जनजाति हैं, वो लोग उस नमक को, जो लाल सागर के हट जाने से, वहाँ लाल सागर वहाँ पे सूख जाने से, वो जो नमकीन पानी है वो धीरे धीरे वहाँ पर नमक का बहुत बड़ा क्षेत्रफल नमक से ढक गया। वहाँ पर नमक का कटोरा कह सकते हैं बहुत बड़ी एरिया को। इतना बड़ा एरिया है वो कि वहाँ नमक की खेती होती है, मतलब नमक काट कर बेचा जाता है, ऊंटों पर लाद कर सप्लाई किया जाता है। बहुत ईंटों के शक्ल में नमक के ईंट ईंट होते हैं वहाँ। नमक की जैसे बर्फ की सिल्लियों को बेचा जाता है, और उसी प्रकार से यहाँ नमक का सप्लाई होता है। नमक, उसके बाद पोटास भी वहाँ मिलता है। तो वहाँ की जो जनजाति है, आदिवासी जनजाति, वो इस तरह से पहले से इसी सब का वहाँ व्यापार करती है, क्योंकि वहाँ 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। तो ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उगते, उगते भी हैं तो कांटे नुमा, झाड़ी नुमा, इस तरह से। फलदार उस तरह से नहीं होते पेड़ पौधे। अ, कांटे नुमा घास होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, और घास के मैदान भी होते हैं तो वो थोड़े रूखे होते हैं। पत्तेदार नहीं होते, कांटेदार होते हैं वे लोग। तो वहाँ का जनजीवन इसी प्रकार चल रहा है अभी। तो इथोपिया को एक गरीब देश माना जाता है, क्योंकि वह लोग बेसिक चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ शिक्षा के लिए, शुद्ध शुद्ध पानी के लिए, खाने के लिए, और इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं अभी। वहाँ पे बिजली के लिए। तो उन लोगों का मेन काम रहता है घूमना, घुमंतू की तरह बकरी चराना, पशुपालन करना, और इन्हीं तरीकों से वे लोग जीते हैं। और जब भी कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाला गैस वहाँ के आम जीवन को परेशान कर देता है। क्योंकि जब ज्वालामुखी से गैस और लावा निकलेगा, तो उसमें से बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और भी गरम गरम जब लावा पिघला हुआ, लावा वो होता है जो पत्थर, जो होता है पत्थर को पिघला दिया जाता है, तो या समझ लो कि लोहा को पिघला कर जो वाटर बन जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो कितना गर्म होता है। तो वो उस ज्वालामुखी से बहा करता है, और जब बहता है तो चारों ओर के गांव को वो कवर कर लेता है, घास के मैदान को कवर कर लेता है। वहां रहना मुश्किल हो जाता है। वहां से जो एस निकलता है, राख निकलता है, उसमें सांस लेने से जहरीली हवा से मृत्यु भी हो सकती है। तो इन्हीं कठिन परिस्थितियों में अपार जनजाति के लोग वहां रह रहे हैं। तो चर्चा में इसलिए ये आया क्योंकि 12,000 साल बाद ये विस्फोट हुआ। और जब ये विस्फोट होता है तो जो उसका गैस है, ज्वालामुखी का गैस, वो लगभग 14 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जाता है।
और उसमें बहुत सारे कण होते हैं जो राख के माध्यम से ऊपर उठते हैं, लेकिन वो कण सामान्य कण नहीं होते। वो पिघला हुआ पत्थर होता है, पिघला हुआ मेटल होता है उसमें। अगर वो जब हवाई जहाज वहां से क्रॉस करेगा तो उसके पंखे में जाकर उसे जाम कर सकता है, इंजन फेल कर सकता है। तो जब ये ज्वालामुखी फटा तो एयर इंडिया को और बहुत सारे विमान कंपनियों को अपना रास्ता बदलना पड़ा या फिर विमान रद्द करना पड़ा। तो ये समस्या रही, इसलिए भी ये घटना चर्चा में आई। तो मैंने इसे जानना चाहा कि आखिर ये हाईली गुब्बी है क्या, और ये इथोपिया कैसी जगह है, और इसलिए मैंने इसे जानने की कोशिश की। तो पिछले दिनों जो दिल्ली में प्रदूषण की बात चल रही थी, तो 23 नवंबर को 2025 को ही ये हाईली गुब्बी विस्फोट हुआ था, जिसके कारण उसका जो राख है वो भी भारत और पाकिस्तान एनसीआर होते हुए ये इन जगहों पर अपना वो प्रभाव डाला। और इस कारण भी माना जाता है कि पोल्यूशन की समस्या पिछले दिनों बहुत बढ़ गई थी। और जानते ही कि समस्या आती है तो एक साथ ही आती है किसी भी के जीवन में। अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होगा, और बुरा होने का होता है तो और भी हर तरीके से बुरा होता है। उसी तरह दिल्ली का हाल है, प्रदूषण पहले से था, इधर ज्वालामुखी भी फट गया और उसका राख भी उड़कर भारत और एनसीआर, दिल्ली और पाकिस्तान तक पहुंचा। तो खैर, तो इसलिए भी ये हाईली गुब्बी चर्चे में रहा। तो हाईली गुब्बी एरिया में जो अफार जनजाति के लोग रहते हैं, उनका जीवन कुछ इंटरेस्टिंग है, उनके बारे में बताना चाहेंगे कि जब वो नमक अ, वहाँ जो नमक होता है वो 4-5 किलोमीटर अंदर तक धंसा होता है, नीचे तक। और इतना बड़ा उसका पूरा देश ही बहुत सा एरिया ही वहाँ पर, पूरा देश ही नमक के सिल्लियों पर बसा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। मतलब कि पूरा तो नहीं, लेकिन बहुत इतना एरिया वहाँ पर है कि नमक की सिल्लियों को वो काट काट कर बेचते रहे, फिर भी वो खत्म नहीं होने वाला। वो उसका एक तरह से माइनिंग है वहाँ पर। जैसे यहाँ हम लोग सीमेंट की माइनिंग करते हैं, पत्थरों की माइनिंग करते हैं, उसी तरह वो लोग नमक की माइनिंग करते हैं। और आजकल तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां वहाँ आती हैं, पोटास पोटास भी वहाँ मिलता है। नमक का सेल वही ट्रक से होता है अब आजकल। पहले ऊँट से वो लोग क्या करते थे, ऊँटों से, लेकिन अब जो है वो ट्रकों के माध्यम से अपने सामान को बाहर सप्लाई करते हैं। अब पोटास चूंकि खाद के रूप में पूरे देश में, पूरे दुनिया में काम आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां वहां पर आकर भी हाथ मिला रही हैं वहां की सरकार से, इथोपिया की सरकार से, और वो लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ के जनजाति के लोग बहुत सीधे साधे और सच्चे होते हैं। आ, क्योंकि हम लोग देखा है कि जो भी पैसे वाले लोग ही ज़्यादातर छल और दूसरे को लूटने की प्लानिंग रखते हैं। ये जो आदिवासी लोग होते हैं ये प्रायः मेहमान नवाज होते हैं और सच्चे दिल के होते हैं। वहाँ पर जाने पर वो लोग, वहाँ पर एक नियम है, बहुत प्यारा नियम है कि पहले के ज़माने में जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो वहाँ का इंटरनेट आदमी ही था। वहाँ एक परंपरा थी डैगू की। डैगू परंपरा में ये होता था कि जब एक एक वहाँ अफाड़ व्यक्ति दूसरे अफाड़ व्यक्ति से मिलेगा, जैसे यहाँ इस एरिया में इस गांव से चल कर गया, रास्ते में दूसरे गांव के व्यक्ति से मिला, तो वो दोनों एक दूसरे को अपने गांव का पूरा हाल बताता था कि वहाँ का पर्यावरण कैसा है, वहाँ का की फसल कैसी है, वहाँ का पशु कैसा है, वहाँ का व्यक्ति कैसा है, बीमार है या अच्छा है, क्या कोई झगड़ा हुआ या क्या हुआ, या फिर वर्षा हुई या नहीं हुई, कोई बाहरी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति तुम्हारे क्षेत्र में आया या नहीं आया, या मेरे क्षेत्र में आया या नहीं आया, इन सारी की जानकारी एक दूसरे को ट्रांसफर करती थी। ये एक ड्यूटी था वहाँ का। और इस तरह से जब भी एक दूसरे से मिलते तो वहाँ अपने एरिया का वो पूरा हाल समाचार वो कहते, इससे कि सूचना का ट्रांसफर होता था, जिससे वे लोग अप टू डेट रहते थे हर समय। तो एक वो मज़ेदार ये संस्कृति है जो कि बहुत पहले चली आ रही थी। तो यदि कोई बाहरी लोग आकर वहाँ के हमला करना चाहे तो वो लोग पहले से अलर्ट रहते थे और संगठित हो जाते थे। तो ये एक बहुत बेहद अच्छी परंपरा थी वहाँ की। तो फिलहाल वो लोग मेहमान नवाज होते हैं, जो अपने यहाँ, उनके यहाँ जो बेस्ट होता है वो उनको ऑफर किया जाता है। जैसे कोई घूमने जाता है वहाँ, तो वो लोग उनको बिठाते हैं, बकरी का दूध देते हैं और मांस ऑफर करते हैं, क्योंकि वो लोग मांस खाते हैं।
और भारत में या पूरी दुनिया भर में जो है कि एडवेंचर जो है कि ट्रेवलिंग और एडवेंचर पर्यटन का जो है कि वो प्रचलन चला है। एडवेंचर टूरिज्म इसको बोलते हैं। तो इस टूरिज्म के माध्यम से सभी लोग खतरनाक जगहों पर जाना पसंद करते हैं। तो देखेंगे कि कई लोग प्रचलन है कि पहाड़ों पर चढ़ना पसंद करते हैं, कोई हिमालय या एवरेस्ट चढ़ना पसंद करता है। उसी तरह कुछ लोग इथोपिया के उस गर्म जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा करता है। और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ हजार सालों में वो एरिया पूरी तरह, जो जहाँ अभी पहाड़ पर्वत हैं, वो एरिया पूरी तरह टूट जाएगा और वहाँ पर समुद्र हो जाएगा। ऐसा अंतरिक्ष से जो मौसम वैज्ञानिक है वो देख रहे हैं, पर्यावरणविद बता रहे हैं कि हम लोग एक एक महासागर को बनते हुए देखेंगे। और अभी इस 3 टेक्टोनिक प्लेट के कारण वो एरिया धीरे धीरे टूट रहा है और साउथ अफ्रीका लगभग दो दो भागों में बट रहा है। कहते हैं ना कि धरती फटकर अलग हो गई और दो देश, मतलब पूरा देश ही टुकड़े में एक दूसरे से प्राकृतिक रूप से वहाँ की जमीन फट रही है और दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे अलग हो रही है साल दर साल। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि वास्तविक है, कहानियाँ नहीं है, ये वास्तविक घटना है और इन्हें जानना चाहिए। इससे हमें नेचर के बारे में पता चलता है, देश के बारे में पता चलता है, वहाँ से पिस के वहाँ जो संघर्ष कर रहे लोग हैं उनके बारे में पता चलता है। धन्यवाद।